नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता ही होगा कि अपने इस चैनल पर कला संस्कृति की टेस्ट सीरीज चल रही है। इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए कला संस्कृति के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ गए हैं, जिसको पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपने वीडियो पर। तो पिछली सीरीज में हमने 225 प्रश्नों तक का मैटर कंप्लीट कर लिया था। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 226 से। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सर्वाधिक दुर्ग राजस्थान में जयपुर में स्थित है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग स्थित है। पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है हमारा राजस्थान। तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में स्थित है। तो जयपुर में कौन कौन से दुर्ग स्थित हैं? तो जयपुर में सबसे पहले हम बात करें तो आमेर दुर्ग, जो जयपुर का सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसको यूनेस्को द्वारा 2013 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें जयगढ़, जो आमेर से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जयगढ़ दुर्ग, इसका वैसे निर्माण करवाया था मानसिंह जी ने। क्यों करवाया था? खजाने को सुरक्षित रखने के लिए मानसिंह जी ने चील के टीले का निर्माण करवाया था और इसका पुनः निर्माण कराया सवाई जयसिंह जी द्वितीय द्वारा। इस कारण इस दुर्ग का नाम पड़ गया जयगढ़ दुर्ग। ठीक है। उसके बाद नाहरगढ़, इसका भी निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। उसके बाद चौमुहागढ़, माधोराजपुरा दुर्ग, साईवाड़ दुर्ग और नाइला दुर्ग, ये दुर्ग जयपुर में स्थित है और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, घूंघट, गुगड़ी, बादला, इमली क्या है? स्त्रियों की ओढ़नियां, दुर्ग के बुर्ज, राजस्थानी खान पान या विवाह की रस्में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक दुर्ग के बुर्ज है और कौन सा दुर्ग है? अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग, जिसको किस नाम से जाना जाता है? गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गढ़बिटली पहाड़ी पर बना हुआ है, इस कारण इसको गढ़बिटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी दुर्ग के ये बुर्ज हैं घूंघट, गुगड़ी, बादला और इमली। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें तारागढ़ दुर्ग के इतिहास की, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अजय पाल ने। 7वीं शताब्दी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण कब हुआ? तो चौहानों ने अपनी राजधानी बदली। चौहानों ने सांबर, चौहानों की राजधानी क्या थी? सांबर। सांबर से 12वीं शताब्दी में इसके टाइम पर अजयराज जी चौहान के टाइम पर उन्होंने अपनी राजधानी को सांबर से हटाकर तारागढ़ दुर्ग पर स्थापित किया और अजयराज चौहान के नाम पर शहर का नाम पड़ा अजमेर। ठीक है। इसको अजयराज जी चौहान के नाम से अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, गढ़बिटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गढ़बिटली पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य एशिया से आने वाले तमाम आक्रमण को भारत में सबसे पहले किस दुर्ग ने झेला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बयाना दुर्ग, भटनेर दुर्ग, आमेर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मध्य एशिया से आने वाले जितने भी आक्रमण थे वो सबसे पहले भटनेर दुर्ग ने झेले। भटनेर दुर्ग राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों को झेला है। और अगर हम बात करें सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पे हुए, तो वो हुए थे अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पे, और विदेशी आक्रमण हुए भटनेर दुर्ग पे। अगर हम भटनेर दुर्ग के बारे में बात करें तो भटनेर दुर्ग का जो निर्माण है वो 288 में भूपत भाटी द्वारा, राव भूपत भाटी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और भाटियों द्वारा निर्माण करवाया गया था, इसलिए इस दुर्ग का नाम पड़ा भटनेर दुर्ग। और ये एकमात्र ऐसा किला है जो ईंटों द्वारा निर्मित है। और सर्वाधिक आक्रमण होने का कारण क्या था? कारण ये था कि ये सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग था, क्योंकि दिल्ली से मुल्तान जाने के लिए जो मार्ग था उसी मार्ग में स्थित था ये भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग मार्ग में होने के कारण इस पर सर्वाधिक आक्रमण हो गए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में महलों की नगरी के नाम से विख्यात शहर है, कौन सा शहर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या जैसलमेर? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कौन कौन से महल है? तो सबसे पहले हम बात करें पिछोला झील में स्थित जग मंदिर पैलेस, सिटी पैलेस, जो पिछोला झील के किनारे स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें सज्जनगढ़ पैलेस, जो कहाँ पर स्थित है? बांदसरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद हम बात करें खुश महल, फूल महल। खुश महल का निर्माण करवाया था सज्जन सिंह जी ने, फूल महल का निर्माण कराया था अभय सिंह जी ने, और गोल महल, धोला महल, ये जितने भी महल है वो स्थित है उदयपुर में। और उदयपुर को महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर या बाड़मेर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो आमेर के महलों में स्थित है जगत शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा मानसिंह जी की जो रानी थी कनकावती। कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। क्यों करवाया था, इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो जयपुर के राजा थे मानसिंह जी, जिनको बंगाल की सूबेदारी दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। इस कारण से मानसिंह जी थे बंगाल में, और बंगाल में अचानक तबीयत खराब होने के कारण वो आ जाते हैं जयपुर आमेर में, और किसको भेज देते हैं वहां पर? इनके पुत्र जगत सिंह जी को। और ये कब की बात होती है? तो 1596 की बात होती है। 1596 में मानसिंह जी की तबीयत खराब होने के कारण वो जयपुर आते हैं, और जगत सिंह जी को 1596 में बंगाल की सूबेदारी के लिए भेजते हैं। और वहां पर जो जगत सिंह जी है उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1599 में, और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मानसिंह जी की जो रानी थी कनकावती, उनके द्वारा आमेर के महलों में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और इसमें कृष्ण भगवान के काले रंग की मूर्ति की पूजा की जाती है, जो कहा जाता है कि जो मीराबाई थी उनके द्वारा ये पूजी जाती थी मूर्ति। कृष्ण भगवान की जो काले रंग की मूर्ति है वो मीराबाई द्वारा पूजी जाती थी। वही जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है, और इसी कारण जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसको मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जयपुर के हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1734, 1745, 1777 या 1799? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1799 में करवाया गया। इसका निर्माण करवाया गया सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा। और उसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? लालचंद उस्ता। और सवाई प्रताप सिंह जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये जो समर्पित है वो राधा कृष्ण भगवान को समर्पित है। राधा कृष्ण भगवान को समर्पित होने के साथ ही ये कृष्ण मुकुट के समान दिखाई देता है। हवा महल कृष्ण मुकुट के समान इसकी आकृति है, जो बिना नींव के खड़ा है। इसका निर्माण करवाया गया था 1799 में सवाई प्रताप सिंह जी ने लालचंद उस्ता की देखरेख में, और लालचंद उस्ता थे वहां के वास्तुकार। इसमें 953 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां। और ये स्थित है कहां पर? जयपुर की बड़ी चौपड़ पर स्थित है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में केसरबाग की छतरियां कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बूंदी या अलवर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केसरबाग की छतरियां बूंदी में स्थित है। और ये छतरियां किसकी हैं? तो बूंदी के शासकों और उनके राज परिवारों की 66 छतरियां बनी हुई है। बूंदी के जितने भी शासक हैं उनकी छतरियां बनी हुई है, और इसको कहा जाता है केसरबाग की छतरियां। जो कहां पर स्थित है? तो बूंदी शहर से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसमें सबसे पुरानी जो छतरी है वो किसकी है? तो सबसे पुरानी छतरी है महाराज कुमार दूधा की। और अगर हम बात करें सबसे नई छतरी किसकी है? तो सबसे नई छतरी है राजा विष्णु सिंह जी की। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो केसरबाग की छतरियां किसकी हैं? तो बूंदी में स्थित है, और ये बूंदी के शासकों का शाही शमशान घाट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी जो खासियत है, यहाँ पर जितनी भी छतरियां हैं उन छतरियों पर राजा के साथ जो भी रानी सती हुई थी उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं। ये केसरबाग की छतरियों की खासियत है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में मेवा का थावरा स्थित है। जयपुर, राजसमंद, नागौर या टोंक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजसमंद में स्थित है मेवा का थावरा। अब मेवा का थावरा क्या चीज है? तो मेवा का थावरा एक प्रकार का स्मारक है जो महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। महाराणा प्रताप के विजय का प्रतीक माना गया है मेवा का थावरा को। और मेवा का थावरा वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है इस स्मारक को, जो कहां पर स्थित है? राजसमंद। और राजसमंद के भी दिवेर में स्थित है। कहां पर? राजसमंद के दिवेर में स्थित है एक स्मारक जो महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक मानते हैं, और इसको स्थानीय लोगों द्वारा मेवा का थावरा नाम से जाना जाता है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था 11 जनवरी 2012 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? प्रतिभा पाटिल। 11 जनवरी 2012 को प्रतिभा पाटिल द्वारा मेवा का थावरा जो राजसमंद के दिवेर में स्थित है उसकी स्थापना की गई थी, और ये महाराणा प्रताप की वीरता का प्रतीक माना गया है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, बीकानेर या कोटा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सवाई माधोपुर में स्थित है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और सवाई माधोपुर के भी रणथंभौर में, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और इसमें जो मूर्ति है गणेश जी की, उसमें ना गर्दन है, ना हाथ है, ना शरीर है। ओनली इसमें गणेश जी के मुख की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? गणेश जी के मुख की पूजा की जाती है। और विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जो कहां पर स्थित है? राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो त्रिनेत्र गणेश जी हैं वहां पर एक मेला भी बढ़ता है। वो कब बढ़ता है? तो गणेश चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी कब आती है? तो भाद्रपद माह में, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी।
इस दिन गणेश चतुर्थी होती है और इस दिन त्रिनेत्र गणेश जी का सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग पर मेला भरता है। इसके अलावा जो त्रिनेत्र गणेश जी है वहां पर किसी का भी विवाह या मांगलिक कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले निमंत्रण दिया जाता है गणेश जी को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में मोती झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिसल देव, सूरजमल जाट, राणा भूपाल सिंह या महाराजा उदय सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट द्वारा कराया गया था। और कहाँ के शासक थे ये? भरतपुर के शासक थे। तो उसका निर्माण कहाँ पर कराया गया? भरतपुर में करवाया गया। और भरतपुर में कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया गया? भरतपुर में बहती है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी के पानी को रोककर निर्माण करवाया गया था मोती झील का। और किसने करवाया था? तो भरतपुर के शासक सूरजमल जाट ने करवाया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और वर्तमान में ये जो मोती झील है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भरतपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। जिसमें वर्तमान में क्या बनाया जाता है? तो यहाँ पर जो नील हरित शैवाल होते हैं, नील हरित शैवालों द्वारा निर्मित खाद बनाई जाती है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है और नाइट्रोजन का स्रोत होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करें सूरजमल जाट की। तो सूरजमल जाट को किन नामों से जाना जाता है? तो इनको जाटों के प्लांटों के नाम से जाना जाता है और अफलातून के नाम से जाना जाता है। जाटों के प्लाटो और जाटों के अफलातून के नाम से किसको जाना जाता है? तो सूरजमल जाट को जाना जाता है और जिन्होंने मोती झील का निर्माण कराया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेवाड़ की नाथद्वारा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह, महाराणा सज्जन सिंह या महाराणा जगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मेवाड़ की जो नाथद्वारा शैली थी उसका विकास हुआ महाराणा राज सिंह जी के शासनकाल में। और कब हुआ? तो 1670 में हुआ। 1670 में सिंहाड़ गांव में किसकी स्थापना की गई? श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की गई। और उसी के साथ में नाथद्वारा शैली का भी विकास हुआ। नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें पिछवाइयों का निर्माण करवाया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। कृष्ण की लीलाओं में कृष्ण, यशोदा, नंद बाल, ग्वाले, गोपियां और गिरिराज पर्वत और गोपालन आदि का चित्रांकन किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो पिछवाई में किया जाता है। और पिछवाई कैसे बनाई जाती है? तो पिछवाई कपड़े की बनाई जाती है। कपड़ों के ऊपर कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। और ये विशेषता किसकी है? तो नाथद्वारा शैली की विशेषता है, जो मेवाड़ शैली की एक प्रकार की प्रमुख शैली जिसका विकास हुआ था महाराणा राज सिंह जी के शासनकाल में और 1670 में। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है? बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी या देवनारायण जी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। राजस्थान में जो सबसे लंबी फड़ है वो है देवनारायण जी की। अगर हम बात करें सबसे पुरानी फड़, सबसे ज्यादा चित्रांकन वाली फड़ और सर्वाधिक समय लगाने वाली कौन सी फड़ है? तो वो भी है देवनारायण जी की। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो देवनारायण जी की फड़ है इनको गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बांटा जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बांटा जाता है। और जो ये भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं उस समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। जंतर वाद्य यंत्र को बजाते हुए गुर्जर जाति के भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ को वाचा जाता है, जो राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे ज्यादा चित्रांकन वाली और सबसे ज्यादा समय लगाने वाली फड़ है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काष्ठकला, दाबू प्रिंट, ब्लू पोट्री या कोफ्तागिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। और आपको पता ही होगा कि जो ब्लू पोट्री है वो पारसिया की कला है। और भारत में कैसे आई थी? तो ये पारसिया से लाहौर होते हुए अकबर द्वारा दिल्ली में लाई गई थी। और दिल्ली से मान सिंह जी जयपुर में लाए थे। और इस प्रकार से राजस्थान में ब्लू पोट्री आई थी। ठीक है, और जो ब्लू पोट्री कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करें काष्ठकला, तो काष्ठकला हमारे चित्तौड़गढ़ के बस्सी की प्रसिद्ध है। ठीक है, दाबू प्रिंट कहाँ की है? तो चित्तौड़गढ़ में अकोला की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री तो हो गई, मानसिंह जी द्वारा लाई गई थी। कृपाल सिंह शेखावत है इसके प्रमुख। उसके बाद हम बात करें कोफ्तागिरी, तो कोफ्तागिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हवेली संगीत के लिए प्रसिद्ध जिला है कौन सा जिला है? अजमेर, उदयपुर, कोटा या राजसमंद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। राजसमंद जिला हवेली संगीत के लिए प्रसिद्ध जिला है। हवेली संगीत क्या है? हवेली संगीत मतलब हवेलियों में होने वाला संगीत। और इस संगीत की जरूरत क्यों पड़ी? इस संगीत की जरूरत पड़ी मध्यकाल में, जब विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुआ करते थे।
मध्यकाल में विदेशी आक्रमण होते थे। विदेशी आक्रमणों द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाता था। मंदिरों के साथ ही उन मंदिरों में स्थित भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता था। इस कारण से राजस्थान के जितने भी शासक थे उन्होंने मंदिरों को विस्थापित कर दिया। कहाँ पर? हवेलियों में। हवेलियों में स्थापित करने के बाद मंदिरों में जो सत्संग होता था इसको कहा जाता था हवेली संगीत। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में राजसमंद का, और राजसमंद में नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। और ये सर्वाधिक वैष्णव संप्रदाय में होता है। इसको कहा जाता है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के जितने भी मंदिर हैं जिसमें कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है वो सभी मंदिर हवेली संगीत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में बन्नो बेगम का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से? बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बन्नो बेगम का संबंध जयपुर जिले से है। और बन्नो बेगम कौन थी? ये थी जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका, जो दरबारी परंपरा की गायिका थी। और जो बन्नो बेगम थी वो जयपुर दरबार की प्रसिद्ध एक नृत्यांगना थी जिनका नाम था गौहर जान। जयपुर दरबार की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान की पुत्री थी। कौन थी? बन्नो बेगम, जो प्रसिद्ध मांड गायिका थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में रसिया गीत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से? बागड़, हाड़ौती, ब्रज या शेखावटी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज क्षेत्र से। और ब्रज क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रज क्षेत्र है अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर में किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य? बम नृत्य। तो अलवर और भरतपुर में बम नृत्य के साथ में जो गाया जाता है गीत वो कौन सा गीत है? तो रसिया गीत। और इस गीत को गाते समय बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और बम नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। इस कारण से ये बन जाता है बम रसिया नृत्य। बम नृत्य होता है, रसिया गीत होता है और बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इसको बम रसिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान के भरतपुर और अलवर में किया जाता है, जो ब्रज क्षेत्र है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो वागड़ के प्रसिद्ध गीत हैं वो कौन कौन से गीत हैं? तो वागड़ के गीत हैं पटेलिया, बिछियो, लालर। ये गीत कहाँ के? तो वागड़ के हैं। हाड़ौती का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो हाड़ौती का जो प्रसिद्ध गीत है वो है बिछुड़ो। इसके बाद ब्रज का तो हो गया रसिया। शेखावटी का कौन सा है? तो शेखावटी का पीपली गीत, जो कहाँ पर गाया जाता है? तो शेखावटी के अलावा बीकानेर और मारवाड़ में गाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है? चंग, मादल, खंजड़ी या जंतर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तुर्रा कलंगी जो ख्याल होती है उसके अंदर चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तुर्रा कलंगी क्या है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल है इसकी रचना की थी शाह अली और तुकनगीर। शाह अली और तुकनगीर ने की थी। शाह अली थे वो मुसलमान थे और तुकनगीर थे वो हिंदू थे। ये एमपी के संत थे जो तुर्रा कलंगी ख्याल को कहां पर करते थे? एमपी में करते थे। एमपी में एक बार चंदेरी के राज दरबार में इन्होंने इस ख्याल को किया, तो वहां के राजा ने इनसे खुश होकर तुकनगीर को तुर्रा कह दिया और जो शाह अली थे इनको कह दिया कलंगी। तो उस समय से इस ख्याल का नाम पड़ गया तुर्रा कलंगी। और इसके बाद ये राजस्थान के मेवाड़ में आकर तुर्रा कलंगी ख्याल को किया करते थे। ठीक है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो चंग वाद्य यंत्र। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़, जालोर, जोधपुर या भीलवाड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य कैसे किया जाता है? 4 से 5 लोग होते हैं जो अपने गले में ढोल को लटकाते हैं और ढोल बजाते हुए नृत्य करते हैं। इसको कहा जाता है ढोल नृत्य। जो कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? तो ढोल नृत्य किया जाता है वहां पे सरगड़ा जाति, माली और डोली जातियों द्वारा ढोल बजाकर किया जाता है। और ये ढोल बजाते हुए किया जाता है और ये सर्वाधिक विवाह के अवसरों पर किया जाता है। विवाह के अवसरों पर सरगड़ा, माली और ढोली जाति के लोगों द्वारा जो ढोल बजाते हुए नृत्य किया जाता है उसको ढोल नृत्य कहा जाता है, जो जालोर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करें झालावाड़, तो झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो बिंदोरी नृत्य, ढोला मारू नृत्य। इसके अलावा जोधपुर की हम बात करें तो जोधपुर में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, गुड़ला नृत्य किया जाता है। भीलवाड़ा में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है नाहर नृत्य। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जालोर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सुरिंद वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है? तो किस श्रेणी का है? अवनद, तत्, सुशिर या गण? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो सुरिंद वाद्य यंत्र है वो तत् श्रेणी का है। और इस वाद्य यंत्र का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है लंगा जाति द्वारा, जो कहाँ पर निवास करती है? राजस्थान के मारवाड़ में निवास करती है। राजस्थान के मारवाड़ में निवास करने वाली जाति लंगा, जिसके द्वारा
तत्वाद्य यंत्र सुरिंदा का प्रयोग किया जाता है। और जो सुरिंदा का प्रयोग किया जाता है उस टाइम पर सुरिंदा जब बजाया जाता है तब गायन नहीं किया जाता है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, गायन के साथ में सुरिंदा वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें सुरिंदा वाद्य यंत्र की, तो सुरिंदा वाद्य यंत्र बना होता है रोहिड़े की लकड़ी का और इसको गज से बजाया जाता है। सबसे पहले तो इसके तारों को स्पर्श किया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर गज घुमाया जाता है, इसके बाद इसको बजाया जाता है, जो लंगा जाति द्वारा मारवाड़ में बजाया जाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? करौली, सीकर, भीलवाड़ा या जयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कुशाल माता का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो भीलवाड़ा के बदनौर में एक युद्ध हुआ था जो 1437 में हुआ था। राणा कुंभा और महमूद खिलजी, मालवा के शासक महमूद खिलजी और राणा कुंभा के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें राणा कुंभा की जीत हुई थी। इस खुशी में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया भीलवाड़ा के बदनौर में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो देवी है कुशाल माता, इनको चामुंडा का अवतार माना जाता है, चामुंडा माता का अवतार माना जाता है। और यहाँ पर ही कुशाल माता के मंदिर के पास ही एक बैराठ माता का मंदिर भी बना हुआ है, जो कहा जाता है कि जो बैराठ माता और कुशाल माता दो सगी बहनें थी। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन से लोक देवता विष्णु के अवतार माने जाते हैं? तो कौन से लोक देवता हैं? पाबू जी, गोगा जी, देव बाबा या हड़बू जी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। वैसे गुर्जर जाति के लोग देव नारायण जी को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। इसके अलावा जो गोगा जी हैं इनको नागों के देवता, जाहर पीर, नागराज का अवतार, गोगा पीर और जीवित पीर के नाम से जाना जाता है। किसको? गोगा जी को। अगर हम बात करें पाबू जी, तो पाबू जी को किन नामों से जाना जाता है? तो पाबू जी को जाना जाता है ऊंटों के देवता, गो रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? तो पाबू जी को माना जाता है। इसके बाद हम बात करें देव बाबा, तो देव बाबा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देव बाबा गुर्जर जाति के आराध्य देव है। और इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर के नगला जहाज में स्थित है। इसके बाद हम बात करें हड़बू जी, तो हड़बू जी कौन थे? तो हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इनको क्या कहा जाता है? तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है हड़बू जी को। विष्णु के अवतार के नाम से किनको जाना जाता है? तो गोगा जी को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, कहाँ पर है? जोधपुर, उदयपुर, अलवर या श्री गंगानगर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। राजस्थान में जो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वो है जोधपुर में। और हम बात करें नाथ संप्रदाय की, तो इसकी दो शाखाएं। सबसे पहली जो शाखा है जोधपुर वाली शाखा, माननाथी शाखा, और दूसरी शाखा है बैराग पंथ। ठीक है, जो माननाथी शाखा है, जो जोधपुर की शाखा है, वहां पर क्या बना हुआ है? तो महामंदिर, महामंदिर बना हुआ है। और इसी जगह है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के जो राजा थे मान सिंह जी, इन्होंने 84 खंभों के एक मंदिर का निर्माण करवाया जो नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है। और इस मंदिर का नाम है महामंदिर। और इस मंदिर का निर्माण कब करवाया था? तो 1872 में करवाया था। किसने करवाया था? तो जोधपुर के राजा मान सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी जो दूसरी शाखा है, इसकी नाथ संप्रदाय की दूसरी शाखा है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राता डूंगा में। और ये पड़ता है अपने नागौर में, लेकिन पुष्कर के पास में पड़ता है। जो अजमेर और नागौर बॉर्डर पर स्थित है राताडूंगा, जो नाथ संप्रदाय की दूसरी शाखा है। और पहली शाखा कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान में रैण शाखा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो कौन सी संप्रदाय से है? विष्णोई संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रैण शाखा का संबंध रामस्नेही संप्रदाय से है। रामस्नेही संप्रदाय की 3 शाखाएं प्रमुख। सबसे पहली तो होगी रैण शाखा, ठीक। दूसरी है सिंहथल शाखा। सिंहथल शाखा जो कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। तीसरे नंबर पर आती है हमारी खेड़ापा शाखा, जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें रैण शाखा की, तो रैण शाखा प्रमुख शाखा है जो कहाँ पर स्थित है? मेड़ता में, नागौर के मेड़ता में स्थित है। और नागौर के मेड़ता में स्थित रैण शाखा है, इसके संस्थापक कौन थे? तो संत दरियाव जी। संत दरियाव जी ने रैण शाखा की स्थापना की और इसमें दरिया पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? दरिया पंथ। तो दरिया पंथ किससे संबंधित है? तो रैण शाखा से संबंधित है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में छोटी तीज का उत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया या आषाढ़ शुक्ल तृतीया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है छोटी तीज। और अगर हम बात करें बड़ी तीज, जिसको सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो कौन से महीने में आती है? तो भाद्रपद महीने में आती है और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज। अगर हम बात करें जो छोटी तीज है, श्रावण में आने वाली छोटी तीज है, वो किसका अवतार मानी जाती है? तो पार्वती माता का अवतार मानी जाती है। इस दिन क्या होता है कि शादी के बाद पहली बार जो बहुएं होती हैं वो अपने ससुराल में नहीं रहती है। ससुराल में बहू और सास दोनों साथ में नहीं रहती। कौन सी? पहली छोटी तीज के दिन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की सवारी प्रसिद्ध है। किसकी? तीज की जो सवारी प्रसिद्ध है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थदड़ी सातम प्रमुख त्योहार है, किसका त्योहार है? मुसलमानों में, जैनियों में, ईसाइयों में या सिंधियों में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंधियों में थदड़ी सातम प्रमुख त्योहार है। इसमें क्या होता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को थदड़ी सातम आती है। इस दिन जो सिंधी जाति के लोग होते हैं वो ठंडा भोजन खाते हैं, ठंडा भोजन खाते हैं और इसको कहा जाता है व्यासोड़ा। और इस दिन जो सिंधी जाति की महिलाएं होती हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे चांदी की मूर्ति की पूजा करती हैं, ठीक है। और जो थदड़ी सातम है वो सिंधियों में प्रमुख त्योहार है, जिसको व्यासोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे कला संस्कृति टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।